आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के दूसरे पार्ट्स। पहले पार्ट्स में हमने देखा था कि जो पाचन तंत्र होता है उसका निर्माण आहार नाल, पाचक रस और पाचक ग्रंथियों के द्वारा होता है, जिसमें आहार नाल के जो प्रथम भाग होता है मुख गुहा, उसके बारे में हमने पढ़ा था। मुख गुहा में दांत और जीभ पाए जाते हैं और लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, सभी के कार्य भी पढ़े थे। आज पढ़ते हैं मुख गुहा के बाद जो आहार नाल का दूसरा भाग होता है। मुख गुहा के बाद जो आहार नाल का दूसरा भाग होता है, आहार नाल का दूसरा भाग जो होगा वह ग्रसनी कहलाएगा। आहार नाल का दूसरा भाग ग्रसनी कहलाएगा। ग्रसनी में जो श्वास नली और कंठ नली होता है एक ही होता है और ग्रसनी की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी का जो पिछला भाग होता है दो अन्य नलियों में खुलता है। एक नली उसमें से कहलाएगा श्वास नली या कंठ नली, श्वास नली या कंठ नली, और दूसरा कहलाएगा ग्रास नली, ग्रास नली। ये श्वास नली या कंठ नली पर एक एपिलॉक्टिस की गुहा पाई जाती है। जब भोजन ग्रसनी से आगे की तरफ पीछे की ओर चलती है तो इसे क्या करता है, एपिलॉक्टिस की गुहा श्वास नली या कंठ नली को बंद कर देता है, जिसके कारण भोजन या पानी जो भी हो वो फेफड़े में जाने से रुक जाता है, यानी श्वास नली में जाने से रुकता है और भोजन प्रवेश करता है ग्रास नली में। अब ग्रास नली की बात करें तो यह ग्रास नली जो होता है इसकी लंबाई, टोटल ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। जो ही भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है तो भोजन के कारण ग्रास नली में इस प्रकार से एक तरंग उत्पन्न होता है। जिस स्थान पर ये भोजन पहुंचेगा उस जगह ये फैलाव होगा, आगे की तरफ फैलता और बीच में सिकुड़ता हुआ चलेगा, पीछे सिकुड़ेगा, आगे फैलेगा, पीछे सिकुड़ेगा, आगे फैलेगा। इस गति को क्रमांक कुंचन कहते हैं, क्रमांक कुंचन कहते हैं। और इसी क्रमांक कुंचन गति के कारण भोजन पहुंचता है ग्रास नली से आमाशय में। अब आमाशय की बात करें तो आमाशय जो होता है यह थैली नुमा रचना होती है, थैली नुमा रचना होती है जो उदर गुहा में पाई जाती है। उदर गुहा में बाई ओर से दाई ओर अनुप्रस्थ फैली होती है और इसका जो आकार होता है अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का होता है। आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्डियक, पहला भाग जो इसका कहलाएगा कार्डियक कहलाएगा। दूसरा सबसे जो पिछला भाग होगा यह पाइलोरिक कहलाएगा। सबसे पीछे वाला भाग जो पाइलोरिक कहलाएगा और बीच वाला भाग जो होगा यह फुंडिक कहलाएगा। कार्डियक यह पहला भाग होता है। आमाशय की दीवार पर उंगली जैसी छोटी छोटी रचनाएं, कोशिकाएं का अस्तर पाया जाता है। ये कोशिकाओं का अस्तर पाया जाता है। इन कोशिकाओं को जठर कोशिकाएं कहते हैं और ये जठर कोशिकाएं जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। पहला जो होगा मुख्य या जाइमोजिन कोशिका का, मुख्य या इसी को हम लोग जाइमोजिन कोशिका भी कहते हैं, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका होता है। तीसरा जो होगा दूसरा जो होगा यह अम्लजन होगा और तीसरा जो होगा यह म्यूकस कोशिका हो गया, म्यूकस। अब तीनों कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को जठर कोशिका कहा जाता है। तीनों कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को जठर कोशिका कहता है और तीनों कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के रस का स्राव होता है। मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं हैं, इससे अम्ल का स्राव होता है। HCl अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका स्राव होता है। अम्लजन को ये मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं से निष्क्रिय पेप्सिनोजिन का स्राव होता है और अम्लजन कोशिकाओं से HCl का स्राव होता है। म्यूकस या ये जो म्यूकस है इससे म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव होता है। म्यूकस कोशिका से म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव होता है। इन जो स्राव होता है इसका भी अलग अलग कार्य होता है। जैसे जो मुख्य या जाइमोजिन कोशिका होती है जिसका जो स्राव निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है या जो होता है ग्लूकोज पर अभिक्रिया करके सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल देता है। वहीं पर जो अम्लजन कोशिका होता है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन पर क्रिया करता है। दूसरा जो होता है म्यूकस जो होता है, यह म्यूकस ये HCl जो अम्लजन कोशिकाओं से निकलता है उसकी दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है और
इस जो आमाशय है इसमें भोजन का जो स्वरूप होता है पाचन के बाद वह गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। इस गाढ़े लेई की तरह होता है। इस भोजन के पचे हुए स्वरूप को कायम कहा जाता है, कायम कहा जाता है। भोजन जो गाढ़े लेई की तरह हो जाता है पाचन के बाद आमाशय में, यह कायम कहलाता है। और भोजन पाचन के बाद ही इस जगह जो एक पाया जाता है छिद्र, इसको पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। और इसी पाइलोरिक भाग जो आमाशय का होता है इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं इसको पाइलोरिक भाग कहते हैं। इसी पाइलोरिक भाग के द्वारा यह छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत के जो पहला भाग होता है इसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो होता है यह ग्रहणी होता है और अंग्रेजी के अल्फाबेट सी के जैसे इसका आकार होता है, ग्रहणी। इसके बाद वाला जो भाग होगा इलियम होगा, इलियम, और उसके बाद होगा जेजुनम, जेजुनम। यानी छोटी आंत के जो भाग में बांटा गया ग्रहणी, इलियम और जेजुनम, ये 3 भागों में बांटा गया। इसमें जो ग्रहणी जो पहला भाग होता है इसमें एक नली खुलती है जो 2 अन्य नलियों से मिलकर बनी होती है। ग्रहणी यहाँ पर ये 2 अन्य नलियों से बनी होती है। पहला नली जो आती है वह पित्ताशय से आती है, पित्ताशय से। और इसके बाद वाला एक और नली जो खुलती है वह अग्नाशय से आती है, अग्न्याशय, अग्न्याशय से आती है। दूसरा जो होता है वह अग्न्याशय से निकल करके आती है। इस प्रकार से जो ग्रहणी में जो पाइप आती है, एक नली जो खुलती है वह 2 अन्य नलियों से बनी होती है। ये मूल पित्तवाहिनी और ये अग्नाशयी वाहिनी। और मूल पित्तवाहिनी कहाँ से आता है? पित्ताशय से निकल के आता है। और मूल जो अग्नाशयी वाहिनी जो आती है वह किससे आती है? तो अग्नाशय से आती है। और यहाँ पर आकर के इसमें पाइलोरिक भाग, इसका जो ग्रहणी होता है इसमें प्रवेश करता है। छोटी आंत की अगर बात करें तो जब आप भारतीय वन की बुक क्लास 10th का अध्ययन करेंगे तो उसमें छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 मीटर लिखी गई। जबकि आप क्लास 7 NCERT की बात करें तो वहां पर 7.5 मीटर इसकी लंबाई छोटी आंत की लिखी गई है। वहीं पर चौड़ाई जो इसकी होती है टोटल व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत में जाने के बाद भोजन पचता है। पित्ताशय की बात कर ले तो पित्ताशय इसमें एक जूस स्राव होता है, पित्त जमा रहता है। यह पित्त जो स्राव होता है कहाँ से होता है? तो यह यकृत मानव शरीर में यकृत जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। और उदर गुहा में ऊपर की ओर दाहिनी तरफ यह यकृत स्थित होता है। यह लाल रंग के गाढ़े लाल रंग का एक ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। इससे जो स्राव निकलता है इसी को पित्त कहा जाता है। और यह पित्त पित्ताशय में जमा होता है और उसी पित्ताशय से एक वाहिनी निकलती है जो आगे आकर के कहां पर? तो छोटी आंत की ग्रहणी में मिलती है। उसके बाद दूसरा जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय जो है यह पीले रंग की छोटी जो ग्रंथि होती है, छोटी आंत की जो ग्रहणी होती है इसी जगह, इसी के आसपास गिरे हुए अंगुली जैसी रचना होती है और यह पीले रंग की होती है। और इससे एंजाइम्स और इंसुलिन दोनों का स्राव होता है। अब इसके बाद हम बात करें तो छोटी आंत में के दीवार में भी छोटी छोटी कोशिकाएं निकली होती है। इसको हम लोग आंत्र कोशिकाएं कहते हैं और इसी के द्वारा आंत्र रस का स्राव होता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के बाद भोजन का स्वरूप और पतले हो जाता है। जो गाढ़े लेई की तरफ पहले जो था उससे भी पतला हो जाता है। इस भोजन के स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो चाइल कहा जाता है। इसको चाइल कहा जाता है। यानी भोजन गाढ़े जो लेई की तरह था जिसको काइम कहा गया था, काइम और पतला हो जाता है और इसको चाइल कहा जाता है। भोजन के अवशोषण भी जो होता है यह किसके द्वारा? तो जो भोजन सबसे यानी भोजन का जो पूर्ण पाचन होगा वह छोटी आंत में संपन्न होता है। और छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण ये जो ग्रहण इलियम जो है इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है इसके विलाई के द्वारा होता है। यानी छोटी आंत इलियम की विलाई द्वारा इसका पूरा अवशोषण यानी भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण भी जो होता है यह छोटी आंत में होता है। और उसके बाद भोजन जब छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है, बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर एक अवशेषी अंग होता है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। पाचन तंत्र में या मानव शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य होता नहीं है, इसलिए उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। वह अंगुली जैसी रचना होती है और उसका अगला सिरा बंद होता है। अब छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। एक बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग जो कहलाता है यह कोलन कहलाएगा, पहला भाग कोलन कहलाएगा। और दूसरा भाग मलाशय या मलद्वार कहलाएगा। मलाशय या इसी को मलद्वार कहते हैं,
द्वार कहा जाता है, मलाशय या मलद्वार। कोलन के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है ऊपरीगामी कोलन, ऊपरीगामी कोलन। दूसरा हो जाएगा अनुप्रस्थ कोलन, और तीसरा हो जाएगा अधोगामी कोलन। तो इसकी जो टोटल लंबाई होगी या 1 मीटर 25 सेंटीमीटर होती है, और कहीं कहीं देखेंगे तो इसका लंबाई 1.5 मीटर भी लिखा रहता है। तो इस तरीके से बड़ी आंत की लंबाई होती है, और इसको मोटाई भी 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब ये बड़ी आंत में पचे हुए भोजन में जो जल बच जाता है उसका अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा होता है। अब पचे हुए जो भोजन होते हैं सब के सब जमा होते रहते हैं मलाशय में, और मलाशय में एक छिद्र होता है मलद्वार, जिसके मल के रूप में बारी बारी से भोजन को समय समय पर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से पोषण का चैप्टर जंतुओं में जो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है उसको संपन्न कर दिया गया। आगे पौधों में जो पाचन की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है, उसको हम समझाएंगे।